वेलकम टू विशाल क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो आपके स्क्रीन पे दो इमेजेस दिख रही है, जिन दोनों इमेज में, दोनों प्रतिबिंब में रिफ्लेक्शन की घटना हो रही है। इसमें इस पर्सन का इमेज रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आ रहा है और इसमें लाइट रिफ्लेक्ट होकर ऊपर की दिशा की ओर जा रही है और रिफ्लेक्ट होकर लाइट नीचे भी आ रही है। तो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। किसके बारे में? प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो चलिए थोड़ा समझते हैं प्रकाश लाइट क्या होती है। देखिए, हम मनुष्य के लिए प्रकाश एक साधन है, एक प्रकार का माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी ऑब्जेक्ट वस्तु पर पड़ती है तो वहाँ से टकरा के हमारे आँखों पर आती है, जिस कारण से हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो ये जो घटनाएं हो पाती है, हम किसी वस्तु को देख पाते हैं कैसे? प्रकाश की वजह से। तो प्रकाश हमारे लिए क्या हुआ? एक साधन हुआ। अगर प्रकाश नहीं रहेगी तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। अगर यही चीज़ आप एक अंधेरे कोठरी में चले जाइए और किसी ऑब्जेक्ट को देखने का कोशिश कीजिए तो आप उसे नहीं देख पाओगे। और इसमें समझेंगे कि क्या होता है रिफ्लेक्शन और प्रकाश के बारे में और डिटेल से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है? देखिए, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। देखिए, आप अपने डेली लाइफ में कोई भी क्रिया करते हैं, एनी वर्क करते हैं, तो उसमें आपको क्या लगता है? एनर्जी लगता है कि नहीं? ऊर्जा लगती है। अगर आप मान लीजिए देखने का ही काम कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन देखते होंगे, कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो उसमें एनर्जी चाहिए ही चाहिए। तो ये जो प्रकाश है ना, एक एनर्जी का काम करता है, जिसके मदद से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं और ये एक ऊर्जा का रूप है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये कौन सा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखिए, इसके बारे में आप फुल डिटेल से पढ़ोगे क्लास 12th में, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? जैसे एक्सरे, गामा रे, ये सारे कैसे रे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे हैं। बिकॉज ये है ना वैक्यूम यानी निर्वात में भी संचरण कर सकते हैं। कहने का मतलब ये कि प्रकाश यानी कि जो हमारा लाइट है, जो हमारा प्रकाश है, ये कहाँ संचरित कर सकती है? निर्वात में भी संचरित कर सकती है। निर्वात क्या होता है? कि जहाँ पे कुछ नहीं हो। कहने का मतलब ये हमारा कोई सर्कल है, ठीक है, ये बंद गोला सा है, इसके अंदर ना ही तो कुछ कोई प्रकार की गैस है, ना ही इनके अंदर कोई हवा है, यानी कि पूरे का पूरे वैकेंट है। कैसा है? वैकेंट है। यानी कि वैकेंट जो प्लेस है इसके अंदर, इस अंदर की स्थिति को हम लोग कहते हैं निर्वात। जैसे चंद्रमा, चांद जो है, चांद पे कैसी स्थिति है? निर्वात। तो निर्वात में क्या होता है कि कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरे जगह जिसको माध्यम चाहिए वो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा पाती है। जैसे ध्वनि को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। तो चांद यानी चंद्रमा पे माध्यम नहीं होती है, जिस कारण से ध्वनि एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। कैसा वेव है ये? ट्रांसवर्स वेव है। देखिए, आपके सामने दो इमेज है, दोनों वुमेन है, और ये एक अनुप्रस्थ तरंग को लेकर खड़ी हुई है और ये अनुदैर्ध्य तरंग को। अनुदैर्ध्य तरंग लॉन्गिट्यूडनल वेव, जो कि ध्वनिक तरंग का उदाहरण है। ध्वनि कैसा तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है। और प्रकाश कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, आप इसमें पकड़ भी सकते हैं। जैसे प्रकाश लिखते हैं तो प्रकाश में प्र आता है, अनुप्रस्थ लिखते हैं तो अनुप्रस्थ। देखिए अनुप्रस्थ में प्र आ रहा है, तो कौन सा? प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्ध्य,
अनुदैर्घ्य लिखते हैं तो उसमें धा आता है, अनुदैर्घ्य ध्वनि तरंग। इस प्रकार से आप याद भी रख सकते हैं, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे, तो प्रकाश की गति अगर पूछे आपसे तो प्रकाश कैसे गति करती है, तो प्रकाश अप एंड डाउन गति करती है, मतलब ऊपर जाती है नीचे आती, ऊपर जाती है नीचे आती है। देखिए ये जो रेड डॉट है उसे फॉलो कीजिए, देखिए यहाँ पे ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई, शीर्ष गर्त शीर्ष गर्त। और जो कंटिन्यूस शीर्ष होता है उसके बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य कहते हैं। और ये जो अनुदैर्घ्य तरंग होता है ये बैक एंड फोर्थ गति करता, आगे पीछे गति करता है। ठीक है, तो ये थी बात हमारे तरंग के बारे में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि प्रकाश फोटोन के रूप में गति करता है, प्रकाश फोटोन के रूप में गति करता है। आपसे सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रकाश जो गति करता है वो किस रूप में करता है, तो फोटोन के रूप में। फोटोन कैसे होते हैं, एक छोटे छोटे बंडल के रूप में होते हैं। ठीक है, वो फोटोन होते हैं हमारे। तो देखिए यहाँ पे आपको इमेजेस दिख रहे होंगे फोटोन के, है ना। फोटोन देखिए एक बंडल के रूप में, और इसके यहाँ पर आपको कैस कर पा रहे होंगे कि जो हमने बताया था ट्रांसवर्स वेव, वो आपको ट्रांसवर्स वेव यहाँ पर सीन हो रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे। ये सारे क्या है, पॉजिटिव धनायन के रूप में फोटोन है। इसी में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रकाश की सर्वाधिक गति निर्वात में होती है, प्रकाश की सर्वाधिक गति निर्वात में होती है, यानी कि सबसे तेज प्रकाश जो चलती है वो चलता है हमारा किस में, वैक्यूम में। तो कितना चलता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। इसे आप कह सकते हो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से लाइट ट्रैवल करती है, कहाँ, वैक्यूम में। गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि प्रकाश जो है किस प्रकार से गमन करती है, रेगुलर पाथ से, यानी कि सीधा सीधी, सॉरी ये तो इरेगुलर हो गया, सीधा सीधी, रेगुलर या फिर इरेगुलर। यानी कि जब ये जाती है, देखो आपको दिखने में तो ये दिखेगा इस प्रकार से ट्रांसवर्स वेव, लेकिन ये जितना स्पीड से जाता है कि कोई भी, जैसे कि आप पंखा देखते होंगे, पंखा में 3 पंखी रहता है, उसे आप धीरे धीरे घूमने दो तो आपको दिखेगा, तीनों के तीनों दिखता है, लेकिन वही स्पीड में घूमने लगता है तो आप एक सर्कल की तरह बन जाता है। ये जो इतना फास्ट में आगे गति करता है कि एक पूरे डॉट के समान, यानी कि सीधे लाइन में दिखता हुआ प्रतीत होता है। तो यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि प्रकाश की गति होती है सीधी रेखा में, वो इसी गति करती है। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से पूछ लिया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आधुनिक क्वांटम सिद्धांत, मॉडर्न क्वांटम थ्योरी, मॉडर्न क्वांटम थ्योरी। देखिए इनके बारे में आप डिटेल से क्लास 12 सब में पढ़ोगे, ठीक है, या फिर आगे जब आप ग्रेजुएशंस वगैरह करोगे, बीएससी करोगे, उसमें आपका अगर फिजिक्स रहेगा तो आप उसमें इसको पढ़ोगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ये जानिए कि आधुनिक क्वांटम सिद्धांत यानी कि मॉडर्न क्वांटम थ्योरी के अनुसार जो लाइट होती है, जो हमारा लाइट होता है, जो प्रकाश होता है, उसकी प्रकृति यानी कि नेचर वो ड्यूल नेचर का होता है। कैसा होता है, ड्यूल नेचर का होता है, मतलब उसके अंदर 2 स्वभावें होती है। कितने स्वभाव, 2 स्वभाव। पहला वो कण के रूप में भी गमन करता है, दूसरा तरंग के रूप में भी, यानी कि वो आगे की ओर बढ़ती है कण के रूप में भी और तरंग के रूप में भी। जो कण के रूप में आगे बढ़ता है उनका नाम दिया गया है कणिका सिद्धांत, कॉर्पस्कल्स थ्योरी। सेकेंड जो वेव के रूप में गति करता है उसे कहते हैं तरंग सिद्धांत, वेव थ्योरी। क्लियर। चलिए यहाँ समझते हैं कि जो कण सिद्धांत है, तरंग सिद्धांत है, किसने किसने दिया था। तो सबसे पहले आए थे डेकार्टे नामक वैज्ञानिक, डेकार्टे नामक वैज्ञानिक आए थे। दकार्ते या फिर डेकार्ते दोनों नाम प्रचलित है, आप कुछ भी समझ सकते हो, दकार्ते, दकार्ते या फिर डेकार्ते। ये सबसे पहले आए थे और बोले कि प्रकाश जो है ना किस रूप में गमन करते हैं, कण के रूप में गमन करते हैं। इसके बाद आगे हमारे न्यूटन साहब जी, न्यूटन आए और इनके बात को ही, ये जो बोले इनके बात को आगे की ओर बढ़ा दिए, बोले कि हाँ बात सही है,
वहाँ प्रकाश जो है कण के रूप में आगे की ओर बढ़ती है। ये बात बिल्कुल सही है। अब ये जो तरंग के रूप में आगे बढ़ती है, इसके बारे में बताया था हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने। हाइगेन या फिर हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने बताया था। इनका कई नाम आप इनके बारे में, इनका थ्योरीज वगैरह आप क्लास 12th में पढ़ोगे, आपको पक्का मिलेगा। यहाँ से क्वेश्चंस वगैरह भी उसमें होते हैं। तो तरंग के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? हाइगेंस ने बताया था। और इसके बाद आए थे यंग। इसके बाद कौन आए थे? यंग। यंग ने भी बताया था किसके बारे में? तरंग के बारे में। देखो, जो हाइगेंस ने इसके बारे में रिलेवेंट थ्योरी दी थी, उन्हीं को आगे एक्सटेंड करके इनने, यंग ने भी बताया था कुछ उनमें ऐड करके, और न्यूटन साहब जो कि कण के बारे में भी बताए थे। तो ये हमने समझा प्रकाश की प्रकृति। अब देखिए यहाँ से थोड़ा एक पॉइंट और, कि तरंग जो जब गमन करती है, तरंग मतलब जैसे कि हमने बोला प्रकाश सबसे अधिक चाल किस में होती है? निर्वात में होती है ना। जब प्रकाश निर्वात जैसे जगह पे ट्रैवल कर रही हो, जहाँ पे गैसेस हो, कोई रेसिस्टेंस नहीं हो, प्रतिरोध नहीं हो, तो वहाँ पर वो तरंग के रूप में गति करती है। किस रूप में? तरंग के रूप में। जैसे आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा ना, आप सोचोगे कि कण के रूप में कब करेगा गति, तरंग के रूप में कब करेगा। ये जब गमन के पथ में, यानी कि फुल या स्पीड में हो, तो वहाँ इसका वेव के रूप में ये ट्रैवल करते हैं। जो हमारा फर्स्ट है कण, ये द्रव, जहाँ अवशोषण हो रहा हो, वेपोराइजेशन और उत्सर्जन वगैरह हो रहा हो, वहाँ पर ये जो है कण के रूप में गति करते हैं। द्रव पदार्थ के बीचों में ये कण के रूप में गति करते हैं। तो हमने समझा मॉडर्न क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लाइट के दो नेचर होते हैं, उनके बारे में हमने समझा। आगे हम लोग इनमें होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के यूज जो होंगे, जैसे रे हो गया, किरण पुंज हो गए, अभिसारी किरण हो गया, अपसारी किरण हो गया, समांतर किरण पुंज हो गए, इनके बारे में आगे हम लोग समझते हैं। चलिए, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रे, किरण। देखिए, किरणें क्या होती है? प्रकाश के गमन पथ की दिशा को, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। वेरी सिंपल, मतलब लाइट जिस दिशा की ओर ट्रैवल हो रही है, लाइट जिस दिशा की ओर ट्रैवल हो रही है, मतलब प्रकाश के गमन पथ, प्रकाश के गमन पथ जो डायरेक्शन होता है, उसे हम लोग किरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, किरण पुंज किसे कहते हैं? किरण पुंज किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, किरण पुंज क्या होता है? किरणों का समूह, किरणों का समूह, प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यानी कि अगर आप इमेजिनेशन करो, ये जो ग्रीन ग्रीन लाइट यहाँ से निकल रही है, ये सन है, सूर्य है। आप ग्रीन ना इसे देख के आप थोड़ा सा वर्चुअल कर लो कि वाइट निकल रहा है। कैसा निकल रहा है? आप उतना तो कर सकते हो, वाइट निकल रहा है। तो क्या हो रहा है कि एक फिक्स डेस्टिनेशन से देखिए प्रकाश कितने मतलब समूह के रूप में आगे की ओर बढ़ रही है ना। तो यही होता है, प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो किरण पुंज जो हैं हमारे 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, पैरेलल बिंब यानी समांतर किरण पुंज। सेकेंड, कन्वर्जेंट बिंब, अभिसारी किरण पुंज। थर्ड, जो डाइवर्जेंट बिंब, अपसारी किरण पुंज। चलिए आगे हम लोग एक एक करके इनके बारे में समझते हैं। फर्स्ट हमारा जो हमारा पैरेलल बीम है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो फर्स्ट, समांतर किरण पुंज। जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। देखिए, कहने का मतलब ये कि जब प्रकाश एक दूसरे के समांतर हो और गति भी कर रहा हो, ऐसा नहीं कि एक दूसरे के समांतर रुका हुआ हो, एक दूसरे के समानांतर हो और आगे की ओर गति भी कर रहा हो, तो उसे हम लोग कहते हैं समानांतर किरण पुंज। गॉट इट। सेकेंड है हमारा अभिसारी किरण पुंज, कन्वर्जेंट बीम। कन्वर्जेंट बीम, जब प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलता हो तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए, जैसे आपको एक अलग इमेज बना के यहाँ पर
बताते हैं। एक बिंदु है, विभिन्न दिशाओं से प्रकाश की किरणें आई और इस बिंदु पे आके क्या हो गई, मिल गई। तो ये जो है इसे हम लोग कहेंगे क्या, इसे कहेंगे कन्वर्जेंट बीम, कन्वर्जेंट बीम यानी कि अभिसारी किरण पुंज। देखिए यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हो कि देखिए ये मिरर है, ये कोई एक दर्पण है, क्या हुई, इन्फिनाइट यानी कि अनंत से प्रकाश की किरणें आई और प्रकाश की किरणें यहाँ से टकराने के बाद एक फिक्स बिंदु पे जाके क्या हो रही है, मिल रही है ना। इसी प्रकार से यहाँ भी देख सकते हो, आने के बाद यहाँ फोकस पे क्या हो रहा है, मिल रहा है। इन फोकस, सेंटर, पोल, इन सभी के बारे में आगे आप लोग समझोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये समझना है कि प्रकाश क्या हो रही है, एक बिंदु पे एकत्रित हो रही है विभिन्न दिशाओं से आके। थर्ड पॉइंट है हमारा कि अपसारी किरण पुंज क्या होता है, डाइवर्जेंट बीम। डाइवर्जेंट बीम, जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैल जाती हो तो अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जब एक बिंदु से निकला वो क्या हो गया, चारों तरफ फैल गया, यानी कि उसका डायरेक्शन सेम, मतलब एक कोई फिक्स बिंदु पे जाके मिला नहीं, एक बिंदु से वो निकला ही और सभी दिशाओं में क्या हो गया, वो फैल गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि क्या हो रहा है कि प्रकाश की किरणें यहाँ पर आ तो रही है, लेकिन यहाँ आने के बाद सभी क्या हो रही है, दूसरे दिशा में परावर्तित हो रही है। यानी कि कहने का अर्थ है कि अभिसारी किरण पुंज को हम लोग संतृप्त किरण पुंज भी कहते हैं। मतलब ये किरणों को कन्वर्ज करता है, ये किरणों को कन्वर्ज करता है एक ही बिंदु पर। अब ये जो अपसारी किरण पुंज होता है इसे असंतृप्त किरण पुंज भी कह सकते हैं। ये किरणों को डाइवर्ज करता है, किरणों को डाइवर्ज करता है और वर्चुअली पीछे जाके कटता है, यानी कि आभासी पीछे कटता है। और ये जो हमारा अभिसारी होता है ये रियल इमेज बनाता है और ये कैसा, वर्चुअल इमेज बनाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दीप्त वस्तु और अदीप्त वस्तु, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग समझते हैं कि दीप्त वस्तु क्या होती है। वे वस्तु जिनके पास खुद का प्रकाश हो उसे दीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे मून, चांद, क्या चांद के पास खुद का प्रकाश है? नहीं, तो चांद के पास खुद का प्रकाश नहीं है। वहीं अगर बात करें हम सन, तो सन के पास खुद का प्रकाश है, हाँ है। स्टार, तारे, इनके पास खुद का प्रकाश है, बिल्कुल है। जलता हुआ बल्ब, क्या उनके पास खुद का प्रकाश है? बिल्कुल है। ETC बहुत सारे एग्जाम्पल हैं किसके, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के, जिसके पास क्या हो, ऑन लाइट हो, यानी खुद का प्रकाश हो। देखिए आप इमेज में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको सन विजुअलाइज हो रहा होगा, सन को देख पा रहे हैं और उसी के सापेक्ष आपको अर्थ दिख रहा है। देखिए अर्थ के कंपैरिजन में सन को देखिए, सन देखिए कितना लाइट कर रहा है, चमक रहा है, यानी कि सन के पास खुद का क्या है, प्रकाश है। वही सन के लाइट से ही अर्थ देखिए ब्राइट हो रहा है, ब्राइटनेस यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि चमक रहा है। यानी हमारे अर्थ के पास खुद का प्रकाश नहीं है, यानी कि वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है, अदीप्त वस्तुएं है, यानी कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। समझे? चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सेकेंड, अदीप्त वस्तु, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। वे वस्तु जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं हो उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे टेबल, आप जहाँ बैठ के पढ़ रहे होंगे, चेयर जिस पे आप बैठे होंगे, क्लॉथ्स जो आप पहनते हैं कपड़े, वॉल्स दीवार जो आपके घर में दीवारें वगैरह होगी, इत्यादि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। देखिए जो आप शोरूम वगैरह मॉल सब जाते होंगे तो वहाँ क्या होता है कि कपड़ा लाइटली दिखे बहुत अच्छे से, तो वहाँ देखे होंगे कि आप बहुत सारा लाइट लगा दिया जाता है ताकि कपड़ा क्या करे, कपड़े में ब्राइटनेस हो, क्लॉथ्स में ब्राइटनेस हो, ताकि चमके तो हमको दिख पाए। क्यों? क्योंकि उसके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं किनके, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के। चलिए अगला हमारा पॉइंट्स है, अगला हमारा क्वेश्चंस है कि प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विवर्तन क्या होती है?
यदि प्रकाश पथ में एक सूक्ष्म छोटी अपारदर्शी वस्तु को रखा जाए तो प्रकाश सीधी रेखा में चलने के बजाय सूक्ष्म अपारदर्शी वस्तु के किनारे से मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। चलिए हम इसको आपको दूसरे तरीके से समझाते हैं। देखिए होता क्या है कि सन है, प्रकाश आएगी कहाँ से? सन से। और मान लीजिए यहाँ पे कोई एक खड़ा है, चलिए थर्ड पर्सन कोई एक खड़ा है, ठीक है, ये हमारा कोई एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है। चलिए इसका थोड़ा सा इसका बढ़िया सा इमेज बनाते हैं, बढ़िया सा बकवास बन गया इसका। चलिए ये सन है, यहाँ पर एक क्या, एक बड़ा सा सिर वाला एक लड़का खड़ा है। अब देखिए क्या होगा कि ये देख रहा है सन को। अब देखिए यहाँ वायुमंडल है, ये हमारा क्या है? वायुमंडल है। वायुमंडल में क्या है? छोटे छोटे कण हैं, सूक्ष्म छोटे छोटे कण हैं। अब क्या होगा कि जब प्रकाश की किरणें सूर्य से आएगी तो सूर्य से आने के बाद ये जो कण है, ये इतना सूक्ष्म होता है और ये अपारदर्शी होता है, यानी कि प्रकाश इसे आर पार नहीं कर सकती है। तो ये क्या होगा कि इसके जो किनारे हैं, इनके किनारे से मुड़ के विभिन्न दिशाओं में बढ़ जाएगी, यानी कि यहाँ से प्रकाश का क्या हो जाता है? छितराव हो जाता है, यानी कि डिफ्रैक्शन हो जाता है, विवर्तन हो जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जब लाइट यहाँ पे लाए तो लाइट क्या हो गया, एक सीधे रेखा में ना जाके बेंड होके क्या हो गया, उसका विवर्तन हो गया। क्या हो गया? इसका विवर्तन हो गया, यानी कि डिफ्रैक्शन हो गया, विभिन्न दिशाओं में क्या हो गया, ये बट गया। तो आप समझ गए होंगे प्रकाश का विवर्तन, यानी कि जब सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे कण से टकरा के विभिन्न माध्यमों में क्या होती है, बढ़ जाती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। चलिए अगला हमारा जो पॉइंट है, अब हमारा मुख्य रूप से स्टार्ट होता है चैप्टर। यहाँ से आपके ये क्वेश्चंस 2 नंबर के आपके पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या चमकीली सतह से टकराकर प्रकाश के उसी माध्यम में लौटने की घटनाओं को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए कोई भी चीज़ रिफ्लेक्ट तब होगा जब क्या होगी कि सतह चिकनी होगी, चमकीली होगी। फॉर एग्जाम्पल एक पिच है, जैसे लड़के लोग का फेमस क्या पिच खेलते हैं ना, बैट बॉल। ये इधर कीपर है और इधर कीपर खड़े हुए हैं और ये हमारा एम्पायर है इधर। अब ये बॉलर बॉल फेंकेगा यहाँ से, तो जब बॉलर ये बॉल फेंकेगा यहाँ पे, तो बॉल क्या होगा, सरफेस पे टकरा के इधर रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अगर ये बैटर हिट नहीं किया तो क्या हो जाएगा, ऐसे आया, इस प्रकार से रिफ्लेक्ट होके उस पार और चल जाएगी। ये तभी संभव है जब ये सरफेस कैसा हो, स्मूथ, चिकना हो। अगर ये रफ होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये गीला हो सकता है, गीला होगा तो क्या यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगी? तो आप कहोगे नहीं। यानी कि रिफ्लेक्शन की घटना चिकनी और चमकीली सतह पर ही संभव है, ना कि रफ या फिर डार्कनेस, यानी कि जहाँ पे अच्छे जगह नहीं हो वहाँ पे। तो चलिए परावर्तन के लिए कैसा सतह चाहिए? चिकनी और चमकीली सतह चाहिए। तो देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक, हमने क्या लिया, प्लेन मिरर। अब देखिए ये जो प्लेन मिरर है इसको नीचे से पेंट कर दिया जाता है। अब इसमें तो देखिए यहाँ पर जो पेंट किया हुआ रहता है वो सिल्वर नाइट्रेट, यानी कि कह सकते हो AgNO3 का पेंट किया हुआ रहता, जिसे हम लोग रजत परत भी कहते हैं। देखिए यहाँ क्या होता है कि एक जब प्रकाश की किरणें इस प्लेन मिरर के सरफेस पर आती है, यहाँ पे आई, तो इसे हम लोग कहते हैं क्या, इंसिडेंट रे, यानी कि आपतित किरण। ये क्या है, इंसिडेंट रे, आपतित किरण। और ये किरणें यहाँ से टकराने के बाद, क्योंकि ये चिकनी और चमकीली सतह से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगी सेम एंगल से, इसे कहेंगे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। और इन दोनों रे को
इक्वली बांटने के लिए हम बीच में इक्वल्स एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल, नॉर्मल अभिलंब, नॉर्मल अभिलंब कहते हैं। क्लियर? अब देखिए नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। ठीक है, और जो हमारा नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे बनाता है वो होता है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण। अब देखिए यहाँ से जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो इक्वल होगा किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, यानी कि हम कह सकते हैं जो एंगल आई होगा वो इक्वल होगा किसके, एंगल आर के, एंगल आई इक्वल होगा एंगल आर के। अगर हम कहते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस 12.5 है, कितना है, ये जो झुका हुआ है एंगल 12.5 एंगल से है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये भी हो जाएगा 12.5 हो जाएगा, यानी कि जो इसका एंगल का मान है यानी 12.5 डिग्री है तो ये भी 12.5 डिग्री हो जाएगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा इसमें समझते हैं कि परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के कुल 2 नियम होते हैं। फर्स्ट, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक ही बिंदु में होते हैं, यानी कि देखिए इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे और ये जो हमारा नॉर्मल था अभिलंब जो कि बराबर भागों में बांट रहा था, तीनों क्या है, एक ही तल में है, तीनों एक ही तल में हैं। इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल अ सेम प्लेन एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी कि सेम पॉइंट पे होते हैं हमारे। जो दूसरा नियम होता है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं, यानी कि कोण आई इक्वल्स टू कोण आर, कोण आई इक्वल्स टू कोण आर, यानी कि कोण आई जो होता है कोण आर के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में फुल्ली समझ लिया। अब इससे हम रिलेटेड एक आपसे क्वेश्चन देते हैं SW, जो कि आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चंस ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड फॉर, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये किस मिरर के लिए एप्लीकेबल है, मतलब कहाँ कहाँ ये वैलिड है। फर्स्ट ऑप्शन है प्लेन मिरर, सेकेंड कॉन्वेक्स मिरर, थर्ड कॉनकेव मिरर, फोर्थ ऑल मिरर्स। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, सभी दर्पण है। आप इनका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन करें। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के बीच इन्हें ज़रूर शेयर करें। ओके।